आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम आलोक है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एमसीक्यूज की। जी हाँ, हम बात करेंगे 200 प्लस एमसीक्यूज की, जो कि हैं क्लास 10th से। हम क्लास 10th की टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो ना केवल क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एमपी ग्रेड 1 और 2 टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में वर्ग 1 का जो एग्ज़ाम हुआ, उसके सेकेंड एग्ज़ाम में 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चंस पूछे गए, बल्कि इन डिटेल क्वेश्चन पूछे गए। तो जो भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी उतनी ही रिलेवेंट है। तो आइए बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं, वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाएं। और यदि आपने चैप्टर को कम से कम एक बार नहीं पढ़ा है, तो पहले आप चैप्टर पढ़ें, इसके बाद ही यह वीडियो देखें। इससे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। किसने वो लेटर पढ़ा था जो कि लेंचो ने भेजा था? तो आप सभी जानते हैं लेंचो ने जो लेटर भेजा था वो किसने पढ़ा था? करेक्ट, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। करेक्ट। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से 3 ऑप्शंस गलत हैं, सीधे सीधे दिख रहे हैं। हिज वाइफ, नो। द गॉड, नो। हिज सन, नो। सो द करेक्ट आंसर इज द पोस्टमैन। पोस्टमैन ने वो लेटर पढ़ा था जो कि लेंचो ने भेजा था। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड चैप्टर के ऑथर कौन है, राइटर कौन है, किसने वो चैप्टर लिखा है? देखिए इसका आंसर लर्न कराने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्योंकि कई सारे चैप्टर हैं, इतने सारे ऑथर हैं, कैसे रखेंगे लर्न उनके नाम अलग अलग? तो जैसे ही जो चैप्टर आएगा मैं उसके लिए अलग से एक ट्रिक बताऊंगा। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसमें देखिए चैप्टर का नाम क्या है, अ लेटर टू गॉड। लेटर में एल एक लेटर आया है और जी एक लेटर आया है। तो एल और जी पे ध्यान देंगे तो इसका राइटर का नाम आ जाएगा जी एल। यहाँ पर एल पहले है, जी बाद में है, यहाँ जी पहले है, एल बाद में है। तो लेटर टू गॉड के राइटर कौन हो गए? जी एल फ्लिंटिस। सो द करेक्ट आंसर इज ए, जी एल फ्लिंटिस। ही इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, आइए। What did Lencho think of the post office employees? लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचता था? क्या सोचता था वो, कि वो कैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, या कैसे लोग हैं? आपको याद होगा। रूड, नो, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है भैया चैप्टर में। प्राउड, घमंडी, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। अनहेल्पफुल, क्या वो लोग हेल्पफुल नहीं है, ऐसे सोचता था? नो। बंच ऑफ क्रूक्स, यस, ये वर्ड यूज हुआ है, आपको याद रखना कि ऐसा का ऐसा वर्ड यूज हुआ है चैप्टर में। अगर आप चैप्टर को दोबारा से पढ़ेंगे, अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पढ़ा है वो पढ़िएगा। उसमें सेम वर्ड यूज हुआ है, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी लुटेरों का एक समूह बोला है उसने। हाउ मच मनी वॉज अरेंज्ड बाय पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के द्वारा कितनी मनी अरेंज कर दी गई थी? लेंचो ने कितनी मांगी थी नहीं पूछा गया है, पोस्ट मास्टर ने कितनी मनी अरेंज कर दी थी ये पूछा गया है। तो द करेक्ट आंसर इज 100 पैसो, नो। 500 पैसो, नो। 1000 पैसोज, नो। इट वॉज 70 पैसोज। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज 70 पैसोज, डी। तो कितनी मनी अरेंज कर दी गई थी पोस्ट मास्टर के द्वारा? 70 pesos. Our next question is, how much money did लेंचो want? लेंचो एक्चुअल में कितनी मनी चाहता था? देखिए दो अलग अलग क्वेश्चन है। पोस्ट मास्टर ने कितनी मनी अरेंज कर दी थी? 70 पैसो। लेकिन लेंचो कितने पैसे चाहता था गॉड से? कितने थे? 100 पैसो, 50 पैसो, 10 पैसोस और 70 पैसोस। सो द करेक्ट आंसर इज 100 पैसोस। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। फील्ड कैसी दिखाई दे रही थी, कि वो किस चीज में कवर हो गई है? तो सीधा लॉजिक लगाइए, जब हेल स्टोन्स गिरते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं? बड़े बड़े नमक की तरह। जो नमक होता है ना, ओरिजिनल नमक फॉर्म होता है, वो कैसा होता है? बड़ा बड़ा पत्थर जैसा होता है ना। आपने उन्हें ओले तो देखे होंगे। तो उसने कैसे कंपैरिजन किया था? एज इट लुक्स लाइक अ सॉल्ट, इट इज कवर्ड लाइक विथ अ सॉल्ट। कैसा दिखाई दे रहा था वो? कि नमक से ढक गया हो। सो द करेक्ट आंसर इज सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। लेंचो हैड ग्रॉन डैश इन फील्ड।
लेंचो ने अपने फील्ड में किस चीज की फसल लगाई थी? आपको याद होगा, क्या राइस, व्हीट, ऐसा कुछ बात हुई थी, बार्ले, ऐसी कुछ बात हुई थी क्या? नो। सो द करेक्ट आंसर इज कॉर्न। कॉर्न मीन्स मक्का, मक्के की फसल उसने लगाई थी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और ये क्वेश्चन आपको तब ज्यादा इजी लगेंगे जब आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What were Lancho's house, sorry, where was Lancho's house situated? लेंचो का हाउस कहाँ पर था? वैसे तो हमको पता है, जब हमने चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे लिखा हुआ है कि इट वॉज ओनली हाउस इन द वैली बट इट वॉज टॉप ऑफ अ हिल। वो कहाँ पर था? एक हिल के टॉप पर, एक पहाड़ी की ऊंचाई पर, टॉप पर था। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज, ना तो इन अ सिटी, ये भी इनकरेक्ट है, बॉटम ऑफ अ हिल तो हो ही नहीं सकता, इन द फॉरेस्ट नहीं था, टॉप ऑफ अ हिल। सो द करेक्ट आंसर इज डी, डी वाला सही आंसर है। लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, लेंचो ने लार्ज रेन ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी पानी की बूंदों को किससे कंपेयर किया था? तो वो नहीं कह रहा था कि ये जो पानी की बूंदें हैं वो ठीक वैसी हैं जैसे कि नए नए कॉइन्स आ रहे हो मेरे घर में। ऐसा उसने क्यों कहा था? क्योंकि जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी अच्छी उसके घर में फसल निकलेगी, और जितनी अच्छी फसल होगी उतने न्यू कॉइन्स उसके घर में आएंगे। तो उसने उससे कंपैरिजन किससे किया था? न्यू कॉइन्स। तो हमारा सही आंसर क्या है? न्यू कॉइन्स। ना तो पर्ल की बात हुई थी, ना डायमंड की बात हुई थी, ना ही स्टोन की बात हुई थी। हमारा सही उत्तर क्या है? न्यू कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वॉट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, लेंचो की फील्ड को किस चीज ने डिस्ट्रॉय किया था? याद करिए आप, सीधा सीधा आंसर, इसका ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत है नहीं, सीधा आंसर है, सीधा ही क्वेश्चन दिया गया है और सीधा ही आपकी बुक में भी मेंशन है, चैप्टर में भी मेंशन है कि हेल स्टोन्स ने उसकी फील्ड को डिस्ट्रॉय किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं। लेंचो हैड फेथ इन, लेंचो का विश्वास किसमें था? अदर फार्मर्स में था, दूसरे किसानों में उसका विश्वास था क्या? नो। द पोस्ट मास्टर, क्या पोस्ट मास्टर पे उसको विश्वास था? नहीं, हो ही नहीं सकता। उसको तो उसने क्या बोला था? बंच ऑफ क्रूक्स, है ना? याद है उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज के बारे में क्या बोला था? बंच ऑफ क्रूक्स। तो वो तो हो ही नहीं सकता। क्या उसको अपनी फैमिली में विश्वास था? नो, उसका विश्वास था गॉड में। तो द करेक्ट आंसर इज द गॉड। सो लेंचो हैड फेथ इन द गॉड, उसका विश्वास किसमें था? भगवान में था। वाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को पैसे की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि देखो उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी, ना उसके पास पैसे थे, ना उसके पास दूसरा बीज था ताकि वो वापस से फसल को लगा सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? टू सेव हिज फैमिली। क्या वो ट्रैक्टर खरीदना चाहता था? नो। क्या वो कैटल्स के लिए वो पैसे चाहता था? नो। टू गो टू सिटी, शहर जाने के लिए पैसे चाहता था? नो। क्यों चाहता था वो? टू सेव हिज फैमिली, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, ताकि वो 100 पैसों ले भगवान से, 50 पैसों से वो अपने साल भर के लिए कुछ अनाज खरीदे, और बचे हुए 50 पैसों से वो क्या करेगा? नया बीज खरीदेगा और फार्मिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेंचो रोट अ लेटर टू, वेरी इजी क्वेश्चन, हिज फ्रेंड? नो। द पोस्ट मास्टर? नो। हिज फादर? नो। उसने किसको पत्र लिखा था? गॉड को। सो द करेक्ट आंसर इज गॉड। ठीक है, तो दीज आर द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर, फ्रॉम द चैप्टर लेटर टू गॉड। अब आपको याद होगा लेटर टू गॉड चैप्टर में ही आगे दो पोएम्स भी दी हुई हैं। उनमें से फर्स्ट पोएम कौन सी है? डस्ट ऑफ स्नो। तो आइए इस पोएम के एमसीक्यूज को देखते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो पोएम के पोएट कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पहले आप सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूं। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट फॉस्ट। रॉबर्ट फॉस्ट का पूरा नाम मैं बता देता हूँ, रॉबर्ट ली फॉस्ट। क्या है? रॉबर्ट ली, एल डबल ई, इनके नाम के बीच में आता है ये, है ना, इनका मिडिल नेम है रॉबर्ट ली फॉस्ट। अच्छा, यहाँ पर देखिए बाकी के हम ऑप्शंस को भी जरा एक्सप्लोर करते हैं। एक ऑगडन नैश एक नेम आया है। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि ऑगडन नैश ने हमारी टेक्स्ट बुक में से कौन सी पोयम लिखी है, आप ये पता करिएगा। और डब्ल्यू बी ईट्स, ये भी एक नाम आया है, इनके द्वारा लिखी हुई भी एक पोयम हमारी टेक्स्ट बुक में है। तो इन दोनों के द्वारा लिखी हुई जो जो पोयम है उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। वॉल्ट विटमैन की एज सच कोई पोयम हमारे टेक्स्ट बुक में अभी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। What did the crow shake on the poet?
क्रो यानी कौवे ने पोएट के सर पे या ऊपर क्या गिरा दिया था? आपको याद होगा, चैप्टर का ही नाम है। क्या हो जाएगा आंसर? डस्ट ऑफ स्नो। सो द करेक्ट आंसर इज डस्ट ऑफ स्नो। ना तो डस्ट ऑफ सॉइल है, डस्ट ऑफ ट्री भी नहीं है, डस्ट ऑफ एश भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज डस्ट ऑफ स्नो। सही उत्तर क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय। डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट को किस तरीके से अफेक्ट किया? आपने अगर पोयम पढ़ी तो आपको याद होगा, जब तक उसके ऊपर वो डस्ट नहीं गिरी थी तब तक हमारा पोएट क्या था? सैड था, दुखी था। लेकिन जब उसके ऊपर वो स्नो गिरी तो उसका माइंड एकदम से स्विच हुआ। उसने सोचा मैं अपना जो दिन है वो नेगेटिविटी में क्यों गुजार रहा हूँ, मैं अपने बचे हुए दिन को प्रोडक्टिवली यूज कर सकता हूँ। और ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है, हम कई बार बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और हम अपना दिन को खराब कर लेते हैं। और ऐसे दिन खराब करते करते साल और कई और साल और पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो हमें नेगेटिव चीज़ें ना देखकर पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए। यही हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलता है। तो ऑप्शंस आर मेकिंग हिम सुपीरियर, क्या ऐसी कोई बात हुई थी? नो। मेकिंग हिम एनर्जेटिक? नो। नन ऑफ दीज हो सकता है, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन और है, चेंजिंग हिज मूड। यस, जब उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो आई तो उसका मूड कैसा हो गया था? चेंज हो गया था, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया था। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं अपने बचे हुए दिन को प्रोडक्टिवली यूज करूं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चन समझ में आएंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है? वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? वो जो क्रो था वो कहाँ बैठा हुआ था? ऑन अ बैनियन ट्री, क्या वो किसी बैनियन ट्री पर, बरगद के पेड़ पर बैठा हुआ था? नो। ऑन अ नीम ट्री, किसी नीम के पेड़ पर बैठा था? नो। ऑन अ पाइन ट्री, किसी पाइन ट्री पर बैठा था क्या? नो। ऑन अ हैमलॉक ट्री, क्या वो हैमलॉक ट्री पर बैठा था? यस, करेक्ट आंसर इज ऑन अ हैमलॉक ट्री। वो एक हैमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था। हैमलॉक ट्री कौन सा ट्री है? इट इज अ पॉइजनस ट्री। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। What has the poet saved in the poem Dust of Snow? पोएट ने इस पोएम में क्या चीज सेव की थी? मैंने अभी आपसे बात की थी, उसने अपना दिन बचा लिया था, है ना? बचा हुआ जो सम पार्ट ऑफ द डे था उसको उसने सेव कर लिया था, क्योंकि उसके पहले वो कैसा था? नेगेटिव था और उसको किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। सो ऑप्शंस आर सम बुक्स, क्या उसने कुछ किताबें बचा ली थी? नहीं जी भाई। सम स्टोरीज, कुछ कहानियां? नो। कुछ पैसे, सम मनी? नहीं। द करेक्ट आंसर इज सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु हैज, ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस भी एक पोएम है जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड के अंदर ही दी गई हुई है। फर्स्ट पोएम कौन सी थी? डस्ट ऑफ स्नो। एंड सेकेंड पोएम कौन सी है? फायर एंड आइस। चलिए शुरू करते हैं। हु हैज रिटर्न द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस पोएम किसने लिखी है? तो आप जानते हैं रॉबर्ट फॉस्ट ने ही लिखी है ये पोएम भी। ओके, तो आप याद रखेंगे, रॉबर्ट फॉस्ट ने ही डस्ट ऑफ स्नो लिखी है, रॉबर्ट फॉस्ट ने ही फायर एंड आइस लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस में आइस किस चीज को सिंबलाइज करता है? डिजायर को, हेट्रेट को, लव को, या पेन को? आपको याद होगा, आइस स्टैंड फॉर हेट्रेट, नफरत के लिए रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What does fire symbolize in the poem Fire and Ice? Fire and Ice पोएम में फायर किस चीज को सिंबलाइज करती है? याद है आपको? ऑप्शंस आर डिजायर, हेट्रेट, लव एंड पेन। सो द करेक्ट आंसर इज डिजायर। तो याद रखना है, आइस रिप्रेजेंट हेट्रेट एंड फायर रिप्रेजेंट डिजायर। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश? पेरिश का मतलब क्या होता है? अगर आपने पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इस बात का जिक्र हुआ है कि द वर्ल्ड विल बी पेरिश्ड, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर द सेकंड टाइम उन्होंने मेंशन किया है। तो वहाँ पेरिश का मतलब क्या होता है? यदि दुनिया पेरिश होती, पेरिश मीन्स खत्म होती है, नष्ट होती है, तो इसका मतलब होता है डाई। क्या मतलब होता है? डाई। राइज, बर्थ, ग्लो, ऐसा कोई भी मतलब नहीं होता। करेक्ट आंसर इज डाई, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डाई। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फॉस्ट के अनुसार व्हाट डिड एंड वन डे, है ना, क्या चीज एक दिन खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी? पानी खत्म हो जाएगा,
प्लांट खत्म हो जाएंगे, एयर खत्म हो जाएगी या वर्ल्ड खत्म हो जाएगा? आपको याद होगा चैप्टर में किसकी बात हुई है? दुनिया के खत्म होने की बात हुई है। सो द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड, दुनिया। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वर्ल्ड विल बी एंड वन डे। ठीक है ना? चलिए, अब हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू होता है यहाँ से। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है ना? चलिए, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट इज करेज? ठीक है ना? तो नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज क्या है? तो उन्होंने करेज के लिए एक डेफिनेशन दिया। आपको याद होगा कि डर से ऊपर उठ जाना या डर पर विजय प्राप्त कर लेना ही करेज है। तो ट्रायम्फ ओवर लव, क्या ये है? ट्रायम्फ ओवर फियर, नो। मतलब ट्रायम्फ ओवर लव करेक्ट आंसर है, ट्रायम्फ ओवर फियर है, या ट्रायम्फ ओवर पॉवर्टी है, या ट्रायम्फ ओवर सेल्फिशनेस है? तो द करेक्ट आंसर इज ट्रायम्फ ओवर फियर, यानी डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना ही क्या है? करेज है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार, व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? कंट्री की सबसे बड़ी वेल्थ, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? क्या उसके मिनरल्स हैं, या उसके लोग हैं, या उसके ट्रेडिशन है, या उसके जंगल हैं? आपको याद होगा ये आंसर, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है उनकी स्पीच के अंदर से पूछा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज इट्स पीपल। वहां के जो लोग होते हैं, किसी भी देश के जो लोग होते हैं, वही उसकी क्या होते हैं? सच्ची धरोहर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला, नेल्सन मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? आपको याद होगा नेल्सन मंडेला ने देश में से रंग भेद खत्म करने के लिए एक पार्टी को ज्वाइन किया था, पॉलिटिकली साउंड करने के लिए, पॉलिटिकली एक्टिव होने के लिए। और उस पार्टी का नाम क्या था? नेशनल अफ्रीकन पार्टी था क्या? नो। इंडियन नेशनल कांग्रेस था क्या? नो। यूनिवर्सल पार्टी था क्या? नो। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। सो द करेक्ट आंसर इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो यहां तक हमारे हुए क्वेश्चन नंबर 26। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 पर डिस्कशन करते हैं। हाउ मैनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड? आपको याद होगा नेल्सन मंडेला के इलेक्ट होने से पहले, यानी उनके ओथ लेने से पहले, 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने भी ओथ ली थी, है ना? तो द करेक्ट आंसर इज 2। मैंने ही आंसर बता दिया पहले ही। कितने लिए थे? कितने डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स थे? 2। सो द करेक्ट आंसर इज 2। व्हाट चेंजेस बॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? क्या चेंज हो गया था साउथ अफ्रीका में? ह्यूमिनिटी चेंज हो गई थी, पीस, या ट्रेड चेंज हो गया था? ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। करेक्ट आंसर इज एंड ऑफ एपिटाइट सिस्टम, यानी कि रंग भेद जो होता था वहां पर, वो चेंज हो गया था, या वो खत्म हो गया था। मतलब खत्म हो गया था, चेंज क्या हुआ था? सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। whom did मंडेला want to thank? मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे? अपनी फैमिली को, मिलिट्री को, या वहां पर शासन जो लोग कर रहे थे, रूलर्स को? इनमें से कोई भी नहीं। वो किसको थैंक यू करना चाह रहे थे? पैट्रियट्स को, यानी कि देशभक्तों को। उन लोगों को थैंक यू करना चाह रहे थे जिन लोगों ने उस देश की आज़ादी में उनकी मदद की, या उस देश की आज़ादी यानी कि उस सिस्टम को खत्म करने के लिए, आज़ादी मीन्स उस रंग भेद के सिस्टम को खत्म करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। और ऐसे कई सारे लोग थे जो कि नेल्सन मंडेला के पहले ही, उनके आने से पहले ही डेथ कर चुके थे, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो इस सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हो सके। तो नेल्सन मंडेला उन लोगों को भी थैंक यू कर रहे थे जिन लोगों ने इस सिस्टम को खत्म करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो प्रेजेंट नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट? यानी कि जितना ज्यादा किसी को ऑप्रेस किया जाए, दबाया जाए, तो उससे क्या क्रिएट होता है? पॉवर्टी क्रिएट होती है क्या? नो। रिचनेस? नो। फ्रीडम? नो। हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, जिस व्यक्ति को जितना दबाया जाए उतना उसका व्यक्तित्व क्या होता है? निखरता है। इसका मतलब ये नहीं किसी को दबाना चाहिए। व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स, मतलब उससे क्या होता है? एक व्यक्ति की सहनशीलता पता चलती है। जैसे मान लीजिए अगर नेल्सन मंडेला के ऊपर इतना अत्याचार न हुआ होता, या वो इतना फाइट नहीं किए होते, तो क्या उनका रियल व्यक्तित्व कभी पता चलता? नो। तो इसका मतलब यह है कि द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की क्या ले ले? फ्रीडम को छीन ले, आजादी को छीन ले। उसके बारे में क्या क्या वो रूड होता है, क्रिमिनल होता है, इनोसेंट होता है, या प्रिजनर ऑफ हेट्रेड होता है? यस। सो द करेक्ट आंसर इज बी।
एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीने, वो स्वयं एक बंदी होता है, कैदी होता है। किसका? नफरत का। वो खुद भी आज़ाद नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबा रहा है ना, उसको ऑप्रेस कर रहा है, तो वो व्यक्ति भी एक चीज़ से सफ़र कर रहा है। वो खुद भी नफरत के जाल में बंधा हुआ है, वो भी पीड़ा में है, वो भी तकलीफ में है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट। मंडेला के अनुसार अपने आप यानी नेचुरली, ऑटोमेटिकली, है ना, स्वाभाविक रूप से क्या चीज हमारे दिल में आती है? हेट्रेट, डिस्क्रिमिनेशन, यूनिटी या लव? ऑब्वियस सी बात है, प्रेम। प्रेम है मंडेला के अनुसार जो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आता है। विच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश। कौन सी वो अग्नि है, कौन सी वो जल, मतलब कौन सी वो अग्नि है, कौन सा वो स्पार्क है जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकता, एक्सटिंग्विश नहीं हो सकता? मैंस लव, मैंस हेट्रेड, मैंस गुडनेस या नन ऑफ द अबव? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मैंस गुडनेस, है ना। अच्छा देखिएगा, मैंस लव और मैंस गुडनेस में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, दोनों ही सेम साउंड कर रहे हैं। लेकिन यदि हम अकॉर्डिंग टू चैप्टर को देखें तो वहां पर करेक्ट आंसर होगा मैंस गुडनेस, है ना। चैप्टर में मेंशन किया गया है मैंस गुडनेस का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। द स्पेक्युलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वर डिस्प्लेड बाय। स्पेक्युलर एरे मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। इस तरीके का एक सिंबल बनाया जाता है, वी शेप, विक्ट्री शेप, उसको कहा जाता है स्पेक्युलर एरे। तो इससे वो, अच्छा इसको किसने रिप्रेजेंट किया था, किसने डिस्प्ले किया था? क्या मिलिट्री ने किया था, क्राउड ने किया था, लीडर्स ने किया था या विलेजर्स ने किया था? किसने किया था? आपको याद होगा, मिलिट्री ने किया था। तो करेक्ट आंसर इज मिलिट्री। फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पेन्ड बाय। नेल्सन मंडेला को किसने कंपनी दी थी जब वो ओथ लेने जा रहे थे? उनकी आंट ने, उनकी बेटी ने, उनकी सास ने या फिर उनकी बहन ने? सो द करेक्ट आंसर इज हिज डॉटर। उनकी बेटी ने उनको कंपनी दी थी। और अगला क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। हु वॉज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की डॉटर कौन थी, उनका नाम बताइए जरा। नैन्सी, मारिया, जिनानी या ल्यूसी? आई होप आपको आंसर आ गया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज जिनानी। जिनानी इज द करेक्ट आंसर। तो नेल्सन मंडेला किसके साथ ओथ लेने गए थे? हिज डॉटर, और उसका नाम क्या था? जिनानी। आई होप आपको यहां तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। और मैं जैसा कि हमेशा कहता हूं, एज मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस सो लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस में, अभ्यास में पसीना बहा लेंगे, उतना कम आपका खून बहेगा किसमें? वॉर में, युद्ध में। यानी कि जितनी मेहनत आप अभी अभी प्रैक्टिस में कर लेंगे, उतना कम आपको मेहनत कहाँ करनी पड़ेगी? एग्जाम में करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस किए? 36। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आप बाकी के चैप्टर्स को रीड करके रखिएगा, इस वीडियो का रिवीजन करके रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।